अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। कुद्दूस बिज़न जो बड़े ही कमाल के सियासतदान निकले, उन्होंने सबको इस्तेमाल किया और अपनी वजारत आला सीधी कर ली। अपने जमात को यानी BAP को फिर इंटैक्ट भी रखा, बगावत भी करवाई, वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल भी किया, अपोजिशन को भी इस्तेमाल किया और उसके बाद सबका पत्ता साफ़ करके अब वो ख़ुद बन रहे हैं वज़ीर आला पंजाब। इस सब मामले में जो बलूचिस्तान में चल रहा है, ज़ाहिर है इसमें इसके असरात तो जाएंगे इस्लामाबाद पर, ये तो तय है कि ये सिलसिला यहाँ रुकना नहीं है। जब इस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर वो एक रास्ता सा बन जाता है। लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुई है या नुकसान हुआ है वो वहाँ की अपोजिशन को हुआ है। बड़ा वो तैयार बैठे हुए थे, फ़ैसला भी हो चुका हुआ था और इस्लामाबाद चले भी गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास कि हुजूर इजाज़त दे दें तो हम भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। बल्कि उन्होंने अपना क्या होता है वो राज़ीनामा जो होता है, जिसको रज़ामंदी आमादगी, वो भी दे दी थी BAP को का जो बागी ग्रुप था। लेकिन फिर अचानक पलट गई सूरत हाल और अचानक BAP और PTI के अंदर जो वो मामलात थे, यानी उस जो साबका हुक्मरान इत्तेहाद था वो दोबारा आपस में बैठ गए। और अब ख़बरें ये हैं कि जी कुद्दूस बिज़न जो हैं वो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं। उससे पहले जो थे यार मोहम्मद रिंद साहब, बलूचिस्तान के PTI के जो रहनुमा, वो और साबिक सूबाई वज़ीर, वो भी उन्होंने अपना कैंडिडेचर दिया था। उन्होंने भी कहा था कि जनाब मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, स्पीकर का उम्मीदवार भी उन्होंने दिया था। तो और फिर उसके बाद वो भी विथड्रॉ हो गए और BAP पूरी की पूरी हो गई राज़ी कि जी कुद्दूस बिज़न जो है हमारे वज़ीर आला। अब ये एक अजीब सूरत हाल बनी उसमें कि एक वो जो मुसलसल एक कोशिश की जा रही थी इमरान खान साहब की तरफ से, सादिक संजरानी साहब की तरफ से, या फिर वो परवेज़ खट्टक साहब को जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, उनके अपने वो जो डिपार्टमेंट था, अक्सर कहता हूँ कि वो उनका जो अपनी वजारत है उसमें उनको भटकने घुसने नहीं दिया गया कि जी आप यहाँ छोड़े, आप जाके बलूचिस्तान को देखें। तो वहाँ पर उन्होंने जो बातचीत की तो उनका ख़्याल है कि वो कामयाब हुए हैं। लेकिन इस सारे गेम में कुद्दूस बिज़न जो साहब की सियासत जो है वो बड़ी कमाल निकली है कि भाई वो BAP को तोड़ा भी, फिर इंटैक्ट भी कर दिया। जाम कमाल साहब को यूँ मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर साइड में कर दिया और बाकी सारे के सारे। तो अब इसमें जो JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और दूसरे अख्तर जान मेंगल साहब की जमात, उनके मुतालिक मैं आपको ये ख़बर दे चुका हुआ था कि वो एग्री थे, मेरी बल्कि बात हुई थी उस पर मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी दोस्तों से। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे बलूचिस्तान का जो चैप्टर है वो ये चाहता है कि हमें हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए और इस मामले को PDM की सियासत से और कौमी सियासत से अलग रखा जाए, बलूचिस्तान के डायनामिक्स को नज़र में रखते हुए ये हमें फ़ैसला करना चाहिए। और फिर मौलाना साहब ने आमादगी दी थी कि जी ठीक है, आप अगर अब वहाँ सूट करता है तो आप देखें। आपने देखा होगा कि उन दिनों गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट्स भी आई थी कि ये तब्दीली जो आई है ये ऊपर तक जाएगी। और फिर उसके बाद दोबारा गफूर हैदरी साहब का आया कि जनाब अब हम सिर्फ हमने हुकूमत गिराने की हद तक थे, अब हुकूमत का हम साथ के तादी नहीं बनेंगे। ज़ाहिर है अब जब वहाँ पे वोट की ज़रूरत नहीं पड़ रही नए वज़ीर आला के लिए तो फिर अपोजिशन को तो अपोजिशन में रखा जाएगा। और अपोजिशन क्योंकि वहाँ पे वही फ़र्क जहाँ जो पूरे मुल्क में है वहाँ पर अपोजिशन का और 8-10 वोटों का फ़र्क है। तो वो वोट जो है वो अपोजिशन को इतने चाहिए होंगे आगे चलकर अगर दोबारा कोई मामला गड़बड़ करना हुआ। तो पहली तो आपको याद होगा कि जो करार थी तहरीक अदम एतमाद, वो तो अपोजिशन ने पेश की थी 16 अरकान के साथ और वो 17 अरकान कहते हैं कि जनाब टेक्निकली चाहिए, तो वो मुस्तरद हो गई थी। फिर उसके बाद फिर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर बगावत होती है। फिर हुक्मरान इत्तेहाद की बगावत जो है वो जाम कमाल साहब को मजबूर करती है कि वो जाकर जाम साहब जो है इस्तीफ़ा देते हैं। और इस्तीफ़ा देकर वो जो बागी बनना चाह रहे थे ना कि जी मैं बगावत करूँगा, मैं बागी बनूँगा, ये करूँगा। और उससे पहले क्योंकि कोई भी वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान का, क्योंकि तकरीबन सारे वज़ीर आला को भेजा गया है, किसी ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो कोई भी वज़ीर आला जो है वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला नहीं कर पाया, बल्कि तहरीक अदम एतमाद से पहले रिज़ाइन कर गया था। आखिरी जो हमारे पास मिसाल है वो है सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आला थे वो, और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जब आई थी, यही कुद्दूस बिज़न जो साहब थे, इन्होंने ही वो पूरा एक जाल बिछाया था और उसके बाद फिर उनको
जाना पड़ा था। हालांकि उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब को अपने इत्तेहादियों के कहने पर, महमूद खान अचकज़ई और दूसरे इत्तेहादी मेरा ख़्याल है मेंगल साहब थे या जो दो और इत्तेहादी थे, उनके कहने पर, नहीं मेंगल साहब नहीं एक और थे, तो उनके कहने पर उन्होंने उनको कहा था कि जी आप डटे रहें और हम मुकाबला करेंगे तहरीक अदम एतमाद का। लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो रिज़ाइन करने के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ से पर इत्तेहादी नाराज़ हुए थे और नवाज़ शरीफ साहब सनाउल्लाह ज़हरी साहब पर नाराज़ हुए थे और वो नाराज़गी चलती चलती यहाँ तक आई कि फ़ाइनली सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने वो जो बहाना बनाकर बलूचिस्तान में कोयटा में जो PDM का जलसा था उसमें अख्तर जान मेंगल को स्टेज पर बिठाना है नहीं बिठाना, ये वाले सारे मामले पर वो वाला बहाना बनाकर दूरी कर ली थी और फाइनली वो पीपल्स पार्टी में चले गए। तो वो अपना आखिरी वज़ीर आला थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था। और अब ये तासुर आ रहा था कि जी जो अपने जाम कमाल साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं मैं तो मुकाबला करूँगा, नहीं कर सके। और उनको गिराने वाले भी वही कुदूस बिज़िंजो और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब को गिराने वाले भी कुदूस बिज़िंजो, तब भी वज़ीर आला बनने वाले कुदूस बिज़िंजो, अब भी कुदूस बिज़िंजो। जो शुरू में नाम चल रहे थे उसमें आपको याद होगा कुदूस बिज़िंजो के साथ साले भूतानी साहब का नाम चल रहा था। ज़हूर बुलैदी साहब बताते खुद कोशिश कर रहे थे कि वो भी वज़ीर आला बने, लेकिन बहरहाल उनकी दाल नहीं गली थी, वो नहीं बन सके थे। तो अब ये है कि अब वहाँ पर जो अपोजिशन है उनके दिल में जो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि मैं एक मामले पर इसमें रहा हूँ, इन्फॉर्म रहा हूँ कि वहाँ पर ख़ास तौर पर JUI उनके लोग वहाँ पर चाह रहे थे कि वो हुकूमत में हिस्सा बने, वहाँ पे जो इत्तेहादी नई हुकूमत बनेगी उसमें हिस्सा बने। उसका नतीजा ये होगा कि आइंदा आम इंतखाबात में बलूचिस्तान से JUI ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल क्योंकि आगे वो मामला उनके लिए गुंजाइश उस तरह रही नहीं, लेकिन फ्रेंडली ज़रूर अब हो गया मामला, क्योंकि इनकी मदद से अगर अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुकी करती, दूर हटती, तो फिर मुमकिन है कि जाम कमाल जो है वो तहरीक अदम एतमाद आती तो वो शायद पास ना भी होती। तो वो अपोजिशन रहेगी फ्रेंडली। अब इनके साथ ये मामला नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो पता किया था कि जी अपोजिशन को चले हुकूमत के अंदर जो लोग होते हैं उनको वजारतें नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, जाम साहब मुलाकात नहीं कर रहे। अपोजिशन को क्या इशूज़ हैं? अपोजिशन को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इशू ये होगा कि उनके अरकान के जो तरक्याती फ़ंड्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो उन्होंने, मुझे पता चला कि JUI के लोग कह रहे हैं कि जनाब तरक्याती फ़ंड्स के अलावा कोई भी, मतलब टोटली उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। अपोजिशन में होते हुए भी हमें पता है कि अपोजिशन में होते हुए भी लोग अपने हलकों के छोटे बहुत मोटे मसाइल हल करवाते हैं, लेकिन जाम साहब तो बिल्कुल वो किसी को यानी ऑर्डर था कि अपोजिशन का कोई काम नहीं करना। तो अब कम से कम ये होगा कि ये वाली हुकूमत जो आएगी तो अपोजिशन के मामलात भी कुछ बेहतर होंगे, यानी अपोजिशन के मसाइल हैं, जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं वो थाना कचहरी वाले, वो भी हल होंगे। उनको फ़ंड्स देने का भी वादा है कि उनको फ़ंड्स वगैरह भी मिलेंगे। तो चले वो ज़रा थोड़ा सा उनकी अपनी दाढ़ गीली हो जाएगी, खुश्क है ना, पूरा 3 साल खुश्क रहे। तो बहरहाल अब उस हद तक तो रहेगा, लेकिन वो जो हुकूमत में बैठने वाला मामला था, वो जो मरकज़ की तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत करके बलूचिस्तान की तहरीक अदम एतमाद में आँखें पहले डाल दी तहरीक अदम एतमाद खुद, और फिर नज़रें गाड़े बैठे थे कि अब हमने इस हुकूमत के गिरने के बाद अपनी हुकूमत बनानी है। तो बहरहाल वो अब अपनी हुकूमत तो नहीं बना सके, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि फ्रेंडली गवर्नमेंट और फ्रेंडली अपोजिशन ज़रूर होगी बलूचिस्तान में। पहले वाली अपोजिशन फ्रेंडली नहीं थी, गवर्नमेंट भी फ्रेंडली नहीं थी। आपने देखा होगा कि वो जो बजट के दौरान जिस तरह अपोजिशन ने धरना दे दिया था असेंबली हॉल के आगे, असेंबली बिल्डिंग के आगे, तो वो उसको बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ना पड़ा था और ज़ख्मी हुए थे लोग अपोजिशन के, और बख्तरबंद गाड़ी से मेन दरवाज़ा तोड़कर और इजलास करवाना पड़ा था। इजलास तक नहीं होने दे रहे थे अपोजिशन के अरकान, और उनके पीछे ज़ाहिर यही था कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, हमारे हलकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और जाम कमाल हमारे वो उसमें तजावीज़ तक बजट में शामिल नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो फ्रेंडली हुकूमत और फ्रेंडली अपोजिशन नहीं थी, अब फ्रेंडली हुकूमत और फ्रेंडली अपोजिशन बनेगी। एक और मामला है वही TLP के लॉन्ग मार्च वाला, कलअदम TLP। तो उसमें एक नई चीज़ सामने आई है, उसमें अब हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई है कि जनाब जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कोई अमल दखल नहीं है। चाहे पहले मुआहदा हुआ था
जो किया गया था ब्रिगेडियर एजाज शाह के ज़माने में, जिसमें फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए वो पार्लियामेंट में मामला ले जाने की बात थी, या फिर अभी जो शेख रशीद साहब ने मुआहदा किया है, तो उस पर इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं वो लॉन्ग बूट वाले फैसल वोडा साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि जी उसमें इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकरात के लिए दे दिया, अख्तियार दे दिया, और जो कुछ मुआहदा हुआ है, मुज़ाकरात जो कामयाब हुए नाकाम हुए, उस टीम का वो है सरदर्द है। और इमरान खान साहब ने जो को तो मुआहदों का पता ही नहीं कि किस तरह के मुआहदे हुए हैं, क्या मुआहदे किए गए हैं। यानी हैरत है वैसे कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया हुआ है उस मुआहदे को, और उसके बाद अब वज़रा जो हैं वो ये कहें, अब वज़ीर तो नहीं है सेनेटर फैसल वोडा साहब, तो वो या हुकूमत के या इमरान खान साहब के करीबी साथी वो ये कहें कि जी इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं था मुआहदा किस तरह का हुआ था। तो ये वही बात हो गई कि जी वो पता चलता था खान साहब को डॉलर के रेट का टीवी से। खुद ही कहा था ना कि मुझे तो सुबह उठा तो डॉलर का रेट ऊपर गया हुआ था। अब तो खैर सऊदी अरब ने वो थोड़ा सा हमें 3 अरब डॉलर की माली आनत की है उस पर सूद पर, और वो उसके बाद हमारे ज़रा रिजर्व्स बेहतर हुए, तो डॉलर जो 75 पे गया था वो 2-4 रुपये नीचे आया है। लेकिन ज़ाहिर है कितनी देर वो उसको हम मेंटेन रख सकेंगे, वो नहीं होगा। डॉलर ने और ऊपर जाना है, और डॉलर को ऊपर भेजने के लिए ही हमारे वो जो आए हुए हैं, वो क्या नाम है उनका, गवर्नर स्टेट बैंक, तो वो ऊपर भेजी जा रहे हो जादू के साथ डॉलर को और रुपए को गिराए जा रहे हैं। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, उनको कोई पता नहीं है। जो कुछ किया शेख रशीद ने किया, जो कुछ किया ब्रिगेडियर एजाज शाह ने किया। और अब तो खैर वफाकी काबीना की जो खबरें हैं उसमें तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि जनाब अब मुआहदा जो है वो नहीं खेलते। इनको वो शेख रशीद साहब कहते हैं ना, तुन के हुकूमत करेंगे तो इनको तुनते, तो तुनने की कोशिश की एक दिन, और अगले दिन फिर मामला पुरअमन रहा, और अल्लाह करे पुरअमन ही रहे। तो अब हुकूमत के अंदर से इख्तिलाफी आवाज़ें जो है ना, वो इत्तेहादी तो पहले ही कह रहे थे कि जी वो इमरान खान साहब का ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है जिस तरह चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब इमरान खान के साथी अपने वज़रा को कह रहे हैं कि जनाब इनको ठीक डील करना नहीं आता, अगर मैं होता तो मैं ऐसा मुआहदा ना करता, अगर मैं होता तो ये तो सारा कुछ गलत मुआहदे करते हैं। यानी इमरान खान को फंसा रहे हैं, बेसिकली बात करने का मतलब तो यही हुआ ना। तो फैसल वोडा साहब के ख्याल में इमरान खान साहब को फंसाया जा रहा है, और फंसा कौन रहे हैं? अपनी काबीना के लोग। बहरहाल उधर बलूचिस्तान से जो तब्दीली आई है उस पर अगर जो नज़र गाड़े बैठे हैं कि वो मरकज़ में भी आएगी, तो फिर इस तरह की चीज़ें और इस तरह मामला इमरान खान साहब और उनकी काबीना के लोग देखते रहे, तो फिर ज़ाहिर है फिर तब्दीली मरकज़ तक जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।